हेलो दोस्तों, आपका नर्सिंग नॉलेज में स्वागत है। आज हम लोग नर्वस सिस्टम का ही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग न्यूरोग्लिया के बारे में डिस्कस करेंगे। नर्वस सिस्टम के लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे कि नर्वस सिस्टम दो सेल से मिलकर बना है। एक सेल है न्यूरॉन और दूसरा है न्यूरोग्लिया। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग न्यूरॉन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। न्यूरॉन, उसका स्ट्रक्चर, उसका फिजियोलॉजी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूरोग्लिया। तो न्यूरोग्लिया का अनदर नेम है नन न्यूरोनल या गिलियल सेल भी बोलते हैं। न्यूरोग्लिया का 2 वर्ड से मिलकर बना है, न्यूरो और गिलिया। न्यूरो का मतलब होता है न्यूरॉन और गिलिया का मतलब ग्लस। ग्लस का मीनिंग होता है सपोर्टिंग। ये क्या करता है? न्यूरोग्लिया न्यूरॉन को सपोर्ट करता है। फर्स्ट पॉइंट हमारा है सपोर्टिंग सेल ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरोग्लिया क्या करता है? सपोर्टिंग सेल है। ये नर्वस सिस्टम को क्या करता है? सपोर्ट करता है। जो हमारे नर्वस सिस्टम में 2 सेल थे, एक न्यूरॉन और दूसरा न्यूरोग्लिया। तो न्यूरोग्लिया न्यूरॉन्स को सपोर्ट करता है। सेकेंड पॉइंट है नॉन एक्साइटेबल। ये जो न्यूरोग्लिया सेल होता है नॉन एक्साइटेबल होता है। ये इम्पल्स को जनरेट नहीं करता है और नहीं ये ट्रांसमिट करता है। जबकि न्यूरॉन क्या कर रहा था? एक्साइटेबल सेल था। वो इम्पल्स, नर्व इम्पल्स को जनरेट कर रहा था और उसको आगे ट्रांसफ़र भी कर रहा था। नंबर ऑफ गिलियल सेल टू 10 टाइम्स ग्रेटर देन न्यूरॉन। बोल रहा है कि जो न्यूरोग्लिया का नंबर है वो 10 टाइम्स मोर है न्यूरॉन से। यानी हमारे नर्वस सिस्टम में जितने न्यूरॉन सेल प्रेजेंट होते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा न्यूरोग्लिया सेल प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गिलियल सेल कंटिन्यू टू रिप्लिकेट थ्रू आउट लाइफ। गिलियल सेल कंटिन्यू रेप्लिकेट। ये गिलियल सेल है, जो न्यूरोग्लिया सेल है वो क्या करता है? रेप्लिकेट करते रहता है थ्रू आउट लाइफ, माने हमारे पूरे लाइफ। ये क्या करता है? अगर डैमेज हो गया तो दोबारा ये डिवीजन करता है। जबकि न्यूरॉन सेल है, एक बार डैमेज होने के बाद दोबारा वो डिवीजन नहीं करता है। जबकि गिलियल सेल क्या करता है? डिवीजन करता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिया सेल। न्यूरोग्लिया सेल 4 प्रकार के होते हैं। उसमें से फर्स्ट है एस्ट्रोसाइट्स, सेकेंड ओलिगोडेंड्रोसाइट, थर्ड है इपिडाइमियल सेल, फोर्थ माइक्रोग्लिया। इसमें से हम सबसे फर्स्ट देखेंगे एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स, these cells are the most abundant न्यूरोग्लिया, a main supporting tissue। एस्ट्रोसाइट्स क्या है? मोस्ट एबडेंट न्यूरोग्लिया है। ये हमारे नर्वस सिस्टम में सबसे ज़्यादा मात्रा में एस्ट्रोसाइट्स ही प्रेजेंट रहते हैं। बोल रहा है मोस्ट एबडेंट न्यूरोग्लिया, सबसे ज़्यादा नंबर एस्ट्रोसाइट्स का ही होता है नर्वस सिस्टम में। और मेन सपोर्टिंग टिश्यू भी बोला जा रहा है। ये क्या करता है? सबसे मेन सपोर्टिंग टिश्यू है। ये न्यूरोग्लिया सेल को ज़्यादा सपोर्ट करता है। सेकेंड पॉइंट है दे आर स्टार शेप्ड। इसका शेप कैसा होता है? स्टार शेप का होता है। जो एस्ट्रोसाइट्स है उसका शेप स्टार शेप का होता है। विथ फाइन ब्रांचिंग प्रोसेस एट दियर फ्री इंड हैज अ स्मॉल स्वेलिंग कॉल्ड फुट प्रोसेस। इसका स्ट्रक्चर स्टार शेप का होता है और उससे फाइन फाइन ब्रांचेज निकला होता है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? फुट प्रोसेस बोल रहे हैं। इसको हम लोग आगे स्ट्रक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एस्ट्रोसाइट्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर। एस्ट्रोसाइट्स क्या होता है? लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं। ये सबसे ज़्यादा नंबर में एस्ट्रोसाइट प्रेजेंट होते हैं। एडजेसेंट टू ब्लड वेसल्स विथ दियर फुट प्रोसेस फॉर्मिंग अ स्लीव राउंड देम। क्या है? एस्ट्रोसाइट्स हमारे ब्लड वेसल्स और न्यूरॉन टिश्यू है उसके बीच में क्या होता है? एस्ट्रोसाइट्स प्रेजेंट होता है।
जो ब्लड वेसल्स होते हैं न्यूरॉन के सराउंडिंग, उसी के बीच में क्या एस्ट्रोसाइट्स प्रेजेंट होता है और प्रेजेंट होकर एक स्लीव लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, एक जाली लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दिस मीन दैट द ब्लड सेपरेट फ्रॉम न्यूरॉन बाय कैपिलरी वॉल एंड एस्ट्रोसाइट्स फूड प्रोसेस कॉल्ड ब्लड ब्रेन बैरियर। ये क्या करता है, ब्लड और न्यूरॉन्स को सेपरेट करता है। जो एस्ट्रोसाइट्स है ब्लड और न्यूरॉन को क्या करता है, सेपरेट करता है, क्योंकि ब्लड और न्यूरॉन सेल के बीच में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर देखिएगा। ये देखिए ये ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स है, ये एस्ट्रोसाइट्स है और ये न्यूरॉन है। उस ब्लड वेसल्स और न्यूरॉन के बीच में क्या प्रेजेंट है, एस्ट्रोसाइट प्रेजेंट है। इसीलिए क्या करता है, ब्लड वेसल्स और न्यूरॉन को क्या करता है, सेपरेट करके रखता है और प्रोटेक्ट भी करता है। और जो एस्ट्रोसाइट्स है इसका सिर्फ फाइन ब्रांच निकला है, इसी को हम लोग बोलते हैं फूड प्रोसेस। फूड प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूरॉन बाय कैपिलरी वॉल्स एस्ट्रोसाइट्स फूड प्रोसेस कॉल्ड ब्लड ब्रेन बैरियर। ये जो हमारा एस्ट्रोसाइट्स है ब्लड वेसल्स और न्यूरॉन के बीच में प्रेजेंट है, ये कैसा ही काम करता है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर की तरह वर्क करता है। ये जो एस्ट्रोसाइट्स है ब्लड वेसल्स और न्यूरॉन्स के बीच प्रेजेंट है, वो क्या करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर की तरह वर्क करता है। The blood brain barrier is a selective barrier that protects the brain from toxic substance and chemical variation in the blood। हम लोग देखें कि एस्ट्रोसाइट्स क्या करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर की तरह वर्क करता है। तो ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है, एक बैरियर है, ये मन रोकने का काम करता है न, ये प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को फ्रॉम द टॉक्सिक सब्सटेंस। टॉक्सिक सब्सटेंस को न्यूरॉन में इंटर नहीं करने देता है, या केमिकल वेरिएशन नहीं होने देता है हमारे न्यूरॉन में। स्ट्रक्चर में देखिए एस्ट्रोसाइट्स है, ये ब्लड वेसल्स और न्यूरॉन के बीच में प्रेजेंट है। ये कैसा वर्क करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर की तरह फंक्शन करता है। ये जो भी कुछ ब्लड वेसल्स से टॉक्सिक सब्सटेंस या कोई केमिकल वेरिएशन जैसे कि CO2 की मात्रा न्यूरॉन में ज़्यादा इंटर नहीं करने देता है, उन्हें सिलेक्टिव बैरियर की तरह वर्क करता है। जो न्यूरॉन के यूजफुल है उसको न्यूरॉन में जाने देता है, और जो न्यूरॉन के लिए हार्मफुल है उसे अलाउ नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शन इसका, एस्ट्रोसाइट्स का फंक्शन। तो एस्ट्रोसाइट्स का फंक्शन है सपोर्टिंग नेटवर्क इन ब्रेन। ये क्या कर रहा है, ब्रेन में सपोर्ट कर रहा है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर की तरह। ये क्या कर रहा है, ब्लड वेसल्स और न्यूरॉन के बीच क्या है, एक नेटवर्क बना रहा है एस्ट्रोसाइट्स। सेकेंड फंक्शन इसका फॉर्म BBB। BB का अर्थ है ब्लड ब्रेन बैरियर। एस्ट्रोसाइट्स क्या फॉर्मेशन कर रहा है, ब्लड ब्रेन बैरियर। जो न्यूरॉन के लिए यूजफुल है उसको ब्लड वेसल्स से इंटर करने दे रहा है न्यूरॉन में, और जो हार्मफुल है उसके लिए न्यूरॉन के लिए उसको अलाउ नहीं करता है। नेक्स्ट है मेंटेन केमिकल इन्वायरमेंट ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। ये क्या करता है, एस्ट्रोसाइट्स मेंटेन करता है केमिकल इन्वायरमेंट एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में कार्बन डाइऑक्साइड को मात्रा को मेंटेन करता है एस्ट्रोसाइट्स। नेक्स्ट फंक्शन है रिसाइकल न्यूरोट्रांसमीटर। ये क्या करता है, रिसाइकल करता है न्यूरोट्रांसमीटर। जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं हमारे, जो मैसेज को कैरी करते हैं उसको रिसाइकल करता है एस्ट्रोसाइट।
ये फर्स्ट सेल है, ये देखिए ये ब्लड वेसल्स है। ये क्या है? ब्लड वेसल्स है। अब ये क्या है? एस्ट्रोसाइट्स है। एस्ट्रोसाइट सेल है। अब इससे जो ब्रांच निकला है, फाइन फाइन ब्रांच, इसी को बोलते हैं, यहाँ दिया हुआ है, फूड प्रोसेस बोलते हैं, एस्ट्रोसाइट्स फूड प्रोसेस। ये ब्लड वेसल्स और ब्रेन के सेल न्यूरॉन के बीच में प्रेजेंट होता है एस्ट्रोसाइट्स। ये ब्लड ब्रेन बैरियर की तरह वर्क करता है। अब हम लोग नेक्स्ट सेल देखेंगे, ओलिगोडेंड्रोसाइट। फर्स्ट सेल था एस्ट्रोसाइट्स, उसको देख लिए हम लोग। वो स्टार शेप का होता है। उससे फाइन ब्रांच निकलते हैं जिसको हम लोग फूड प्रोसेस बोल रहे थे। वो न्यूरॉन और ब्लड वेसल्स के बीच ब्लड ब्रेन बैरियर की तरह फंक्शन करता है। अब देखेंगे हम लोग सेकेंड न्यूरोग्लियल सेल है ओलिगोडेंड्रोसाइट। दीज सेल आर स्मॉलर देन एस्ट्रोसाइट्स। ये पॉइंट बोल रहा है कि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है वो एस्ट्रोसाइट से क्या होता है? स्मॉलर होता है, यानी ओलिगोडेंड्रोसाइट से बड़ा होता है एस्ट्रोसाइट्स। नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर फाउंड इन क्लस्टर राउंड नर्व सेल बॉडीज इन ग्रे मैटर एलोंग द माइलिनेटेड नर्व। ये जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं वो क्लस्टर में प्रेजेंट होते हैं ना, अराउंड द नर्व सेल बॉडीज। जो नर्व सेल बॉडीज है उसके अराउंड क्लस्टर में प्रेजेंट होते हैं। इन ग्रे मैटर एलोंग द माइलिनेटेड नर्व। और क्या करते हैं? ये नर्व सेल के राउंड में क्लस्टर के रूप में प्रेजेंट होता है। अब ये फॉर्मेशन करता है ग्रे मैटर का। इन न्यूरॉन में जो सीक्रेशन हो रहा है नर्व सेल में, वो ग्रे मैटर का फॉर्मेशन करता है। किस में? माइलिनेटेड सेल में। नेक्स्ट पॉइंट है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स फॉर्म एंड मेंटेन माइलिन इन द सीएनएस। ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या करता है? मेंटेन करता है माइलिन शीथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन सेल में हम लोग स्ट्रक्चर में देखे थे कि माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है। तो ये ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या करता है? उसका स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, माइलिन शीथ को, उसको रप्चर नहीं होने देता है। थर्ड सेल है इपिडाइमियल सेल। इपिडाइमियल सेल फर्स्ट पॉइंट है, दिस सेल फॉर्म द इपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन एंड द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। इपिडाइमियल सेल क्या करता है? ये वेंट्रिकल में इपिथेलियल लाइनिंग एक स्ट्रक्चर बनाता है। जो नर्वस सिस्टम हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसमें कुछ वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं। जैसे वेंट्रिकल हार्ट में भी प्रेजेंट होता है, जो 4 चैम्बर होता है, वेंट्रिकल और एंट्रियम। लेकिन यहाँ नर्वस सिस्टम में भी वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं। 4 वेंट्रिकल नर्वस सिस्टम में भी प्रेजेंट रहते हैं, राइट, लेफ्ट वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल। ये वेंट्रिकल क्या है? इरेगुलर कैविटीज है, एक खाली स्पेस है जिसमें क्या एक इपिडेमियल सेल एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोइड प्लेक्सस। उस हमारे नर्वस सिस्टम में सीएसएफ का फॉर्मेशन करता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इपिडेमियल सेल का मोस्ट फंक्शन यह है नर्वस सिस्टम में। ये क्या करता है? दिज सेल फॉर्म इपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द वेंट्रिकल। ये वेंट्रिकल में क्या करता है? इपिथेलियल लाइनिंग का फॉर्म करता है और उससे सीएसएफ का सीक्रेशन करवाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दोज सेल दैट फॉर्म द कोरोइड प्लेक्सस। यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या का फॉर्मेशन कर रहा है? कोरोइड प्लेक्सस का फॉर्मेशन करता है ये वेंट्रिकल में, विच सेक्रेट सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इपिडाइमियल सेल है हमारे वेंट्रिकल में प्रेजेंट होते हैं। वो एक वेंट्रिकल में स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोइड प्लेक्सस,
और कोर्वाइड प्लेक्सस क्या कर रहा है, सीक्रेट करता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड में। फोर्थ सेल है न्यूरोग्लिया, द स्मॉलेस्ट एंड लीस्ट न्यूमरस ग्लियल सेल। ये सबसे स्मॉलेस्ट हैं, ये स्मॉलेस्ट एंड न्यूमरस ग्लियल सेल है, माइक्रोग्लिया सेल है, सबसे स्मॉलेस्ट होता है और लीस्ट न्यूमरस ग्लियल सेल है, ये सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम मोनोसाइट, ये डिराइव्ड होता है मोनोसाइट। मोनोसाइट्स क्या है, ब्लड सेल का टाइप्स है, WBC का टाइप्स है मोनोसाइट। ये मोनोसाइट से ही डिराइव होकर माइक्रोग्लिया बना है। इसका फंक्शन देखेंगे, मैक्रोफेजेज ऑफ CNS फेगोसाइटिक रिमूविंग माइक्रोब एंड डैमेज टिश्यू इन द एरिया ऑफ इन्फ्लामेशन एंड सेल डिस्ट्रक्शन। एक माइक्रोग्लिया क्या करता है, मैक्रोफेजेज ऑफ द CNS, ये फेगोसाइटोसिस प्रोसेस करता है। जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई अगर मैक्रोफेज कोई पैथोजन इंटर कर गया है, उसको क्या करता है, फेगोसाइटोसिस करता है। या कोई डैमेज सेल टिश्यू है, हमारे नर्वस सिस्टम में कोई डैमेज टिश्यू है, उसको क्या करता है, फेगोसाइटोसिस करता है। इन द एरिया ऑफ इन्फ्लामेशन एंड सेल डिस्ट्रक्शन, जहाँ पर इन्फ्लामेशन हो गया हो उसको फेगोसाइटोसिस थ्रू के प्रोसेस के थ्रू इंगल्फ करेगा, और जो सेल डिस्ट्रक्शन है, मतलब सेल कोई डैमेज हो गया है, उसको भी क्या करता है, फेगोसाइटोसिस के थ्रू इंगल्फ कर जाता है। ये थे हमारा 4 न्यूरोग्लियल सेल। नेक्स्ट टॉपिक है रिस्पॉन्स ऑफ नर्वस टिश्यू इंजुरी। इसका मतलब हुआ कि जो हमारे नर्वस टिश्यू है, न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया, वो अगर डैमेज हो जाते हैं तो हमारे बॉडी में क्या रिस्पॉन्स शो करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि न्यूरोग्लिया सेल हमारे जो नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करता है, लाइफ टाइम डिवाइड करते रहते हैं, जबकि न्यूरॉन सेल मैच्योर होने के बाद वो डिवाइड नहीं करता है। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट वही लिखा हुआ है, अनलाइक न्यूरोग्लिया हैव कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस बट न्यूरॉन रीच मैच्योरिटी ऑफ वीक आफ्टर बर्थ एंड कैनॉट डिवाइड। न्यूरोग्लिया पास क्या है, कैपेसिटी रहता है वो उसको रिप्रोड्यूस करने का, डिवीजन करने का, बट न्यूरॉन रीच मैच्योरिटी, न्यूरॉन सेल है एक बार मैच्योर होने के बाद वो दोबारा डिवीजन नहीं करता है। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है डैमेज ऑफ न्यूरॉन्स कैन लीड आइदर टू रैपिड नेक्रोसिस, एट्रोफी विथ एक्यूट फंक्शनल फेल्यूर। बोल रहा है कि अगर हमारे नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन सेल डैमेज हो जाते हैं तो क्या लीड करता है, रैपिड नेक्रोसिस। हमारा जो सेल है उसमें क्या होगा, नेक्रोसिस होगा, सेल डेड होने लगेगा, या सेल का साइज क्या होगा, एट्रोपी। एट्रोपी का मतलब होता है सेल का साइज डिक्रीज कर देना, विथ एक्यूट फंक्शनल फेल्यूर। और हमारा बॉडी में क्या होगा, हमारे न्यूरॉन सेल को नेक्रोसिस या एट्रोफिक होने की वजह से हमारा जो नर्वस सिस्टम का नॉर्मल फंक्शन है वो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है द चेंज में रिजल्ट फ्रॉम, जिसकी वजह से क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। फर्स्ट है हाइपोक्सिया एंड एनोक्सिया। अगर हमारे न्यूरॉन सेल डेड कर जाते हैं, नेक्रोसिस हो जाते हैं या एट्रोफी हो जाते हैं, उसमें फर्स्ट जो कंडीशन दिखेगा हमारे बॉडी में वो क्या होगा, हाइपोक्सिया एंड एनोक्सिया। हमारे बॉडी के टिश्यू में ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा, हाइपोक्सिया का मतलब यही होता है। फिर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज, बॉडी में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज हो जाएगा, एनर्जी नहीं मिलेगा। थर्ड है पॉइजन्स, एग्जाम्पल ऑर्गेनिक लीड। हमारे बॉडी में जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है बढ़ जाएंगे, जो केमिकल बैलेंस रहते हैं वो डिस्टर्बेंस हो जाएंगे। फिर ट्रॉमा है,
उसके बाद है इन्फेक्शन, नेक्रोसिस या एट्रोफी हो जाएगा न्यूरॉन टिश्यू का, तो क्या लीड करता है, इन्फेक्शन भी लीड करता है। और एजिंग माने हमारे बॉडी में ओल्ड एज का साइन शो करने लगेगा। लास्ट पॉइंट है हाइपोग्लाइसेमिया, हमारे बॉडी में क्या होगा, ग्लूकोज की कमी हो जाएगा। जबकि हमारा कुछ न्यूरॉन्स हैं वो रिजेनरेशन करते हैं। अगर न्यूरॉन सेल के एक जोन पार्ट में डैमेज हो जाता है तो क्या करता है, वहाँ पे जनरेट कर लेता है। हमारे एक जोन सेल में एक स्वान सेल प्रेजेंट होता है। स्वान सेल का एक मेम्ब्रेन होता है जिसको बोलते हैं न्यूरिलेमा। न्यूरिलेमा क्या करता है, डैमेज नर्व को, न्यूरॉन को वो रिजेनरेट करने का काम करता है, लेकिन ये बहुत कम में देखा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में हम डिवाइड किए थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS एंड CNS। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में लेक्चर में डिस्कस करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।